पहले क्वेश्चन जरा सुन लो। ये दो स्ट्रिंग है, वर्टिकल स्ट्रिंग धागा मासलेस स्ट्रिंग, और ये एक रॉड है जिसका मास m लेंथ 12 है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री, और ये रूफ है जिससे कि ये दोनों स्ट्रिंग के थ्रू ये हैंग कर रहा है इक्विलिब्रियम पर। अब इस वाले स्ट्रिंग को अगर ब्रेक कर देते हैं तो जिस इंस्टेंट पर ब्रेक करते हैं उस ब्रेक के जस्ट बाद इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये निकालना है, और इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये निकालना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टेंशन इन लेफ्ट string and angular acceleration just after break of right string, just after ब्रेक ऑफ राइट स्ट्रिंग। राइट स्ट्रिंग जैसे ही ब्रेक हुआ तो लेफ्ट स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। यहां देखिए, जैसे ही, यहां देखो ध्यान दो, जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट करेंगे, जैसे ही इसको कट करेंगे तो इसमें टेंशन तो जीरो हो गया। इसका एफवीडी जब आप बनाएंगे इस रॉड का तो इसका वेट mg नीचे लगेगा और यहां पर टेंशन T ऊपर रहेगा। एफवीडी आप सब लोग सेव करें। अब उसके बाद ये एनालाइज करिए कि इस बॉडी का केवल ट्रांसलेशन होगा कि केवल रोटेशन होगा कि इसका ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होगा। पहले ये सोचिए, अगर केवल बॉडी का ट्रांसलेशन होता है तो केवल फोर्स इक्वेशन के बारे में सोचेंगे, और केवल रोटेशन होता है तब अब जिस पॉइंट के अबाउट केवल रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। किसी पॉइंट के अबाउट अगर केवल रोटेशन हो रहा है मतलब वो पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसके अबाउट आप केवल टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या इस बॉडी का केवल ट्रांसलेशन या केवल रोटेशन होगा? क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड रहेगा और ये जो रॉड है ये ऐसे करके ऐसे रोटेट होकर के नीचे ऐसे सीधा हो जाए? क्या ऐसा होगा? हमारी समझ से ऐसा नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे सर्कल में मूव करेगा। ये धागा टाइट है और टाइट धागा जो है, ये जो पॉइंट है वो किस में मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट इसका प्योर रोटेशन होगा ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी बॉडी का ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है और आपको आईसीआर पता नहीं है, कोई बात नहीं है, सबका आईसीआर पता तो ही कर सकते हैं। अगर आईसीआर पता नहीं है, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है, तो रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हो गए। अब तक हम लोग जितना रोटेशन में क्वेश्चन किए उसमें यही तो आपको समझाया कि आईसीआर अगर पता है तो केवल रोटेशन उसके अबाउट होगा ऐसा मान, लेकिन आईसीआर पता नहीं है तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। ये जो रॉड है इस रॉड का एक्सेलरेशन लेट कर लीजिए। अब सवाल है कि सर इसका एक्सेलरेशन किधर लेट करें? तो आप तीनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन का लेट कर सकते हैं। इधर की तरफ कंपोनेंट A1 मान लीजिए, इधर की तरफ कंपोनेंट A2 मान लीजिए, इधर की तरफ कंपोनेंट A3 मान लीजिए। डॉट के डायरेक्शन में कितना मान लीजिए? A3। तो ट्रांसलेशन लेट कर लिए, अब रोटेशन लेट करिए। कैसे रोटेट करेगा ये? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए तो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। ये जो बॉडी है इसका एफवीडी बना लिए, इसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन लेट कर लिए। अरे भाई पूरे मैकेनिक्स में हम लोग मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, रोटेशन सबसे लास्ट पार्ट है, इसके बाद मैकेनिक्स खत्म हो जाता है। तो इस पूरे मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते थे? लॉज ऑफ मोशन तक में केवल फोर्स इक्वेशन लिखते थे, टॉर्क नहीं जानते थे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क ऑन रिजिड में 2 थ्योरम हम लोग सीखे कि वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है उसके लिए। अभी हम लोग फोर्स इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन दोनों लिखना चाहते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन लेट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन लेट करेंगे, उसके बाद फोर्स टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे।
अब बोलो A2 कितना होगा, ये पहले कैलकुलेट करो। A2 कितना होगा तो कहोगे 0। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पर, 0। mg का इधर और t का इधर कंपोनेंट कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन इधर कितना होना चाहिए, 0। इधर की तरफ एक्सेलरेशन सपोज az आप लेट किए थे तो az कितना होगा, 0, क्योंकि उधर कोई फोर्स नहीं है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a1 है तो फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg माइनस t इक्वल टू ma1, ये पहला इक्वेशन। और इसके अब टॉर्क इक्वेशन लिख लीजिए। तो mg का टॉर्क 0, टेंशन के कारण टॉर्क t इंटू ये है L, ये है L, ये होगा L cos थीटा इक्वल टू T इंटू L cos थीटा। L cos 30, T इंटू L cos 30, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इज इक्वल टू I अल्फा। इसके अबाउट I 1/12 m L स्क्वायर, L 12 है, इंटू अल्फा। ये दूसरा इक्वेशन। हमारे पास वेरिएबल कितना है, 3। आपको t, a1 और अल्फा, ये 3 चीज निकालना। क्वेश्चन में केवल t और अल्फा निकालने के लिए कहा गया है, a1 तो आपको निकालना पड़ेगा, ये वेरिएबल है। एक इक्वेशन आपको और चाहिए, एक इक्वेशन आप और सोचिए, एक इक्वेशन जिसको कांस्टेंट रिलेशन हम लोग करते थे। कांस्टेंट रिलेशन का मतलब डिफरेंट पार्ट के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। तो यहां पर कांस्टेंट रिलेशन कैसे लिखाएगा, सोच करके देखो। यहां देखो, ये जो रॉड है, इस रॉड का केवल एक्सेलरेशन इधर हो तो a1 से होगा, और केवल एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो अल्फा से होगा। इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये एक्सेलरेट भी कर रहा है और एंगुलर एक्सेलरेट भी कर रहा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट एक सर्कल में ऐसे घूमेगा जिसका रेडियस इतना हो। जैसे ही ये कट करेगा, ये पॉइंट एक सर्कल में घूमना शुरू होगा ऐसे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वेलोसिटी इमीडिएटली इसको कटने के बाद 0 होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल में घूमता है, ये जैसे एक पार्टिकल है और ये एक सर्कल में घूम रहा है और इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 0 है, तो इधर के तरफ एक्सेलरेशन 0 होगा। क्योंकि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल में घूमता है तो उसका 2 एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है स्पीड में चेंज के कारण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है डायरेक्शन में चेंज के कारण। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, स्पीड का स्क्वायर बाई r, और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है at = dv/dt। ये सब पहले पढ़ चुके हैं। आप बताओ कि अगर ये पॉइंट स्टेशनरी है तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये जो पॉइंट है इमीडिएट कट करने के बाद स्टेशनरी है, कट करने के 2 सेकंड के बाद तो ये घूम करके यहाँ चला गया, तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तब उसका सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल में भी होगा। लेकिन जिस इंस्टेंट पर कट किए हैं उस इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका 0। अब ध्यान से देखो, ये जो रॉड है, अगर ये केवल ट्रांसलेट करें, हम इस रॉड को अलग से दिखा रहे हैं 2 बार। ये एक बार दिखाए और ये 2 बार दिखाए। ये जो रॉड है, अगर इसका केवल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो a1, तो क्या होगा, हम पूछे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कहोगे सर नीचे की तरफ a1। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की तरफ a1। इसका 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 सबका कितना होगा, नीचे की तरफ a1। और दूसरा केस है कि ये रॉड इसके अबाउट अल्फा से रोटेट कर रहे हैं, तो बताओ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, कहोगे इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अल्फा इंटू एल, रोटेशन के कारण इसका इधर कितना अल्फा है। इस पॉइंट का पूछे तो ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। ये जो पॉइंट है, इसका ट्रांसलेशन के कारण, इसका ट्रांसलेशन के कारण एक्सेलरेशन a1 है,
और रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन इधर के तरफ अल्फा एल है, और हम जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इधर के तरफ 0 है। तो a1 इक्वल टू अल्फा एल कह दिए वो तो गलत है, और कुछ दूसरा सोच करके कह दिए वो तो महागलत है। आप ये सोच करके अगर कहते कि सर देखिए इसका एक्सेलरेशन इधर के तरफ 0 है, तो इसका इधर कंपोनेंट ले लीजिए, ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अल्फा एल कॉस 30 ये a1 के बराबर हो जाएगा, तभी तो इसका नेट एक्सेलरेशन इधर 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट रिलेशन ये है अल्फा और a1 के बीच। अब ये 3 इक्वेशन और 3 अननोन आपके पास है, इसको सॉल्व करिए और t का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू निकालिए। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 9g/13, इतना आ गया। एक्सेलरेशन 9g/13 आ गया, और उसको वहां पर रख देंगे तो टेंशन आ जाएगा, और टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा 4mg/13। क्योंकि टेंशन आप एक्सेलरेशन है तो टेंशन आप लिख लीजिए, यहां से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg माइनस ma1, और a1 है 9g/13, 13 माइनस 9 4mg/13, ये टेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक कार्ट है या ब्लॉक कहिए, कार्ट कहिए, जो भी कहिए, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये एक रॉड है, इसका भी मास m है, लेंथ l है, और ये रॉड इस ब्लॉक से अटैच है बाय ए क्लैंप। सब सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। शुरू में ये स्टेशनरी था इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और एक फोर्स हम इधर से F लगाए बॉटम पॉइंट B पर। जैसे ही इस फोर्स को लगाए उसके जस्ट बाद इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा और A पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा। A पॉइंट है जहां पर कि ये रॉड इस कार्ड से अटैच है। इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्सेस फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ B एंड A। क्वेश्चन लिखो, a cart of mass m and a rod of mass m, दोनों का मास सेम है, are attached at point A. Attached at point A. All surfaces are frictionless. All surfaces are frictionless. Find acceleration of point B and point A immediately after horizontal force F is applied. Horizontal force F is applied. अच्छा देखो, ये जो रॉड है, ये रॉड, केवल इस रॉड को अगर सिस्टम माने तो इस रॉड का ट्रांसलेशन भी होगा और इस रॉड का रोटेशन भी होगा, क्योंकि रॉड का किसी इसके, अगर तुम ये समझ लो कि ये कार्ट रुका हुआ है और फोर्स लगाए हैं तो इसके अबाउट ये केवल ऐसे रोटेट करेगा, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये कार्ट भी इधर मूव करने लगेगा। तो कार्ट जब मूव करने लगेगा, ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब इस रॉड का ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। अगर रॉड का ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है तो ट्रांसलेशन के लिए एक्सेलरेशन a1 मान लीजिए, रोटेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लीजिए। इस रॉड का अगर तुमको FBD पूछे, फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहोगे सर एक फोर्स तो ये लग रहा है, दूसरा फोर्स इसका वेट mg लगेगा,
और तीसरा फोर्स ये हिंज पर ये कार्ड फोर्स लगाएगा इधर के तरफ और इधर की तरफ। कार्ड दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हिंज कितने डायरेक्शन में हिंज पर फोर्स लिखते हैं? इन जनरल 3 डायरेक्शन में, इधर, इधर और इधर। तो इधर की तरफ तो कोई फोर्स लगेगा क्योंकि इधर की तरफ इसका मोशन नहीं। तो ये हो गया Fx, ये हो गया Fy। अगर केवल इस रॉड का FBD बनाए तो 1 2 3 4, क्या इसके अलावा कोई फोर्स लिख सकते हैं आप? नहीं ना, रॉड का FBD हो गया। वैसे ही ये कार्ड का अगर FBD बनाए तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है। सोच लो कि अगर ये कार्ड इस पर इधर Fx Fy लगाया है तो ये जो रॉड है वो कार्ड पर किधर लगाएगा? Fx इधर और Fy इधर। इसका वेट mg नीचे लगेगा, यहां पर नॉर्मल लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा ना, जिसके कारण इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। इसका एक्सेलरेशन भी क्या हम इतना ही A1 मान लें कि अलग मान लें? जितना इस रॉड का एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका होगा, इसका कोई गारंटी है? नहीं है गारंटी, तो इसका हम A2 मान लेते हैं। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा क्या? ये कार्ड रोटेट भी करेगा? नहीं। तो कार्ड का केवल एक्सेलरेशन माने है, इसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों माने। FBD हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखो। ये जो रॉड है, इस रॉड पर इधर के तरफ नेट फोर्स कितने के बराबर? F माइनस Fx इज इक्वल टू ma1। इसके बाद टॉर्क इक्वेशन लिखो। F इंटू L/2 और इसके कारण प्लस Fx इंटू L/2। बोलो ना, mg का कारण 0, Fy का कारण 0 इज इक्वल टू I अल्फा। इसके बाद आई 1/12 ml स्क्वायर अल्फा। ये दूसरा इक्वेशन। वर्टिकल फ्रैक्शन में इसका फोर्स बैलेंस रहेगा। Fy इज इक्वल टू mg। वर्टिकल फ्रैक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन तो नहीं, सेंटर ऑफ मास का इधर एक्सेलरेशन केवल माने, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन फोर्स बैलेंस रहेगा। Fy का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे mg के बराबर होगा। बाकी ये दो इक्वेशन। हमारे पास वेरिएबल क्या है? A1 है, अल्फा है, Fx है। दो इक्वेशन है, अभी 3 अननोन है। एक इक्वेशन इसका और लिखेंगे। इसका इक्वेशन ट्रांसलेशन का लिखो, इसका केवल ट्रांसलेशन का इक्वेशन होगा। बोलो इधर की तरफ फोर्स इस कार्ड पर जिसका FBD नहीं बना है, तुम लोग समझदार हो, इधर की तरफ कार्ड पर कौन सा फोर्स लगेगा? कार्ड इस पर इधर Fx लगा है तो ये भी इस पर इधर Fx लगा है। और कोई फोर्स इस पर लगेगा इधर की तरफ? नॉर्मल हो गया, mg हो गया, Fy नीचे हो गया, नहीं लगेगा। दिस Fx इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन A2। तो इधर से 3 वेरिएबल था, अब तो एक और वेरिएबल A2 लिया गया, तो 4 हो गया। एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा। एक इक्वेशन क्या लिखेंगे? A1 और A2 में रिलेशन। तुम्हारा काम हो जाएगा। A1 A2 में रिलेशन लिख दो तो 4 इक्वेशन हो जाएगा, 4 अननोन हो जाएगा। कौन कौन अननोन हो जाएगा? Fx, A2, A1 अल्फा। A1 A2 में रिलेशन लिख करके आप लिखेंगे। देखो A1 A2 में रिलेशन आ रहा है। ये जो रॉड है, केवल इस रॉड को जरा ध्यान से देखो। इस रॉड का ट्रांसलेशन भी लेट किए हैं और रोटेशन भी लेट किए हैं। ये जो रॉड है उसके इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो कहोगे देखिए सर, ट्रांसलेशन, अगर इस रॉड का केवल इधर ट्रांसलेशन हो तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर की तरफ A1 होगा, बोलो ना। और अगर इसके अबाउट केवल रोटेशन हो तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा अल्फा इंटू L/2। तो नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट का इधर की तरफ कितना होगा? A1 माइनस अल्फा इंटू L/2। ये कितने के बराबर होना चाहिए? A2 के बराबर, क्योंकि ये जो पॉइंट रॉड का है वो तो इसके साथ अटैच फिक्स्ड है। तो इस कार्ड का जितना एक्सेलरेशन है इस पॉइंट का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। कहां चल रहा है दिमाग? तो खाली बस बैठ जाते हो चुपचाप। अब सॉल्व करो। A1 A2 अल्फा और Fx, तो इसमें 4 इक्वेशन और 4 अननोन था।
ये 4 इक्वेशन और 4 अननोन, उसका वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड कर लिए। A1 है 7f/5m, अल्फा है 18f/5ml, A2 है -2f/5m और fx माइनस का मतलब ये हिंज, मतलब ये जो काट इस पर जो x कॉम्पोनेंट इधर नहीं, ये इधर होगा, इसका मतलब माइनस का मतलब। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये देखो इस क्वेश्चन में लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है आज। ये एक रॉड है जिसका मास m और लेंथ 12 है, और ये एक टेबल है जिसके कि कॉर्नर पर L/4 लेंथ इस टेबल पर है, बाकी लेंथ इधर है। और अभी इसको हम होल्ड किए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पकड़े, तो ये रॉड स्टेशनरी होगा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये टेबल इस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। छोड़ने के इमीडिएट बाद ये टेबल इस रॉड पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। देखो, इनिशियली द रॉड इज हॉरिजॉन्टल, initially the rod is horizontal as shown in figure. So stop. The rod is released from rest. The rod is released from rest. Find the normal reaction on rod. Find the normal reaction on rod. Immediately after rod is released. Normal reaction on rod immediately after rod is released. जैसे ही इसको आप छोड़ दिए तो छोड़ने के जस्ट बाद इसका एफपीडी कैसे बनेगा? कौन कौन सा फोर्स लगा है बोलिए? एक तो इसका वेट mg होगा और दूसरा इस पॉइंट पर नॉर्मल लगेगा, इस पॉइंट पर लगेगा। ये बात समझ आया? क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये रॉड, ये जो पार्ट है वो नीचे आना शुरू होगा, तो कांटेक्ट तो केवल एक पॉइंट पर हो जाएगा, एज पर कांटेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर केवल नॉर्मल लगेगा। और अगर फ्रिक्शन भी लगेगा तो यहीं पर इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इसका स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगा। जैसे ही ये नीचे आना शुरू करेगा तो ये पॉइंट नीचे की तरफ ऐसे स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। जस्ट आफ्टर रिलीज ये फ्रिक्शन का वैल्यू 0 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा वैसे वैसे स्लिपिंग टेंडेंसी डेवलप होगा, वैसे वैसे फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। तो इस फ्रिक्शन का वैल्यू उस इंस्टेंट पर 0 भी कहा जा सकता है। तो ठीक है, इसका वैल्यू 0 मान लेंगे। अभी फिलहाल ये 3 फोर्सेस पर लगेगा। इस तीनों फोर्स के कारण इसका केवल ट्रांसलेशन होगा कि केवल रोटेशन होगा? तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे भी आएगा और इसके अबाउट ये रोटेट भी करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन आप a मान लीजिए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लीजिए। एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब आपको n निकालना है, कोशिश करिए n निकालने की। तो आगे भी एक लाइन लिख देते हैं। एक तो फोर्स का इक्वेशन लिखिए, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, और दूसरा टॉर्क का इक्वेशन लिखिए इसके अबाउट। तो टॉर्क होगा n इंटू ये डिस्टेंस कितना, ये टोटल 2l है तो ये l है, ये l/4 है तो ये 3l/4। इसके कारण तो केवल यही टॉर्क होगा, इज इक्वल टू i अल्फा, इसके अबाउट i 1/12 ml² इंटू अल्फा। ये दूसरा इक्वेशन। और a और अल्फा में रिलेशन, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट पर स्लिप तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा ना, ये पॉइंट तो स्टेशनरी रहेगा।
तो इसका मतलब ये जो रॉड है अगर केवल ट्रांसलेट करता तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होता, और केवल रोटेट करता तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर की तरफ अल्फा इंटू 3L/4 होता। बोलो ना। और ये पॉइंट चूंकि मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, इसका मतलब ए कितने के बराबर, अल्फा इंटू 3L/4। इस तीनों को सॉल्व करके एन बताइए कितना होगा। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां से देखिए ये n इंटू 3L/4 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1/4। ऐसे यहाँ देखो 4 से कट गया, 1/3 ml² अल्फा, 1/3 ml² अल्फा, और अल्फा की जगह पर लिख दिए 4a/3l। यहां से n का वैल्यू हो गया 16/27 ma, 16/27 ma, और ma की जगह यहां से रख दिए mg माइनस n। अब इसको इस तरफ ले आए और n को एक तरफ कर दिए, n का वैल्यू हो गया 16 mg/43। अगला क्वेश्चन ये है, ये एक रॉड है जिसका मास और लेंथ नहीं दिया हुआ है, आपको लेट करना है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, और इसके एंड पर हम एक फोर्स लगाते हैं, लेकिन कंडीशन है कि ये फोर्स हमेशा इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। मतलब अभी फोर्स ऐसे लगा है, कुछ देर के बाद जब ये रॉड रोटेट कर जाएगा तब ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये हमेशा रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर लगेगा, क्वेश्चन में दिया है। और ये रॉड स्लोली रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? स्लोली। तो बताइए कि इस सरफेस का मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा जिससे कि ये पॉइंट स्लिप नहीं हो। आप सोच करके देखो, अगर कोई रॉड ऐसे रखा है और इस पर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये स्लिप कर ले। ये स्लिप नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको जब रोटेट किए तो ये यहीं पर रहेगा। तो उसके लिए मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अगर ये सरफेस जितना चिकना होगा, जैसे ही उठाएंगे तो स्लिपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, और एक पर्टिकुलर रफनेस के बाद ये स्लिप नहीं करेगा। तो वो पर्टिकुलर मिनिमम रफनेस कितना है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? क्वेश्चन लिख लो। एन एक्सटर्नल, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं है। देखो, एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू रॉड external force is applied perpendicular to rod such that it rotate slowly. It rotate slowly. Find minimum coefficient of friction. Find minimum coefficient of friction of horizontal surface such that rod does not slip. तो इसको बता रहे हैं, इसको देखो, शुरू में रॉड ऐसे था, एक्सटर्नल फोर्सेस पर लगाया जिसके कारण ये रोटेट करना शुरू किया। इस वाले पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। ये इस पोजीशन पर जब आया, सपोज करो हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका अल्फा है, इस इंस्टेंट पर इस रॉड पर जो फोर्सेज लगेगा वो होगा इसका वेट mg, ये एक्सटर्नल फोर्स F, ये एक्सटर्नल फोर्स F, और यहां पर फोर्स लगेगा एक नॉर्मल, और इसका स्लिपिंग टेंडेंसी इधर है तो इधर फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आज से पहले कई बार निकाल चुके हैं। कैसे निकालते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लिए और लिख दिए फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू F मैक्स, तो वहां से म्यू का वैल्यू निकल जाता है।
मतलब इस क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन निकालना है। क्या निकालना है? फ्रिक्शन। ये बॉडी रोटेट कर रहा है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा, इसके अबाउट ये 0 है, क्योंकि स्लोली रोटेट कर रहा है। स्लो का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन टेंडिंग टू 0। तो स्लोली रोटेट कर रहा है, एक्सेलरेशन टेंडिंग टू 0। इसका मतलब टॉर्क इस पर बैलेंस रहेगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, इस पॉइंट के अबाउट देखो टॉर्क लिख रहे हैं आप, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी के अबाउट लिख सकते हैं। हम इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। इसके अबाउट इसलिए क्योंकि एफ भी तो अननोन ही है। इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा? ये पॉइंट सपोज ए है, तो टॉर्क इक्वेशन ए के अबाउट बोलिए, एफ के कारण टॉर्क जो 0 हो गया, एम जी के कारण टॉर्क कितना होगा? एम जी इंटू इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा, ये टोटल एल है, ये एल कॉस थीटा, ये एल बाई टू कॉस थीटा, तो ये भी एल बाई टू कॉस थीटा, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा कॉस अल्फा। डायरेक्शन किधर? एम जी के कारण टॉर्क का डायरेक्शन किधर? एंटी क्लॉकवाइज। इस एफ के कारण टॉर्क कितना होगा? एफ इंटू ये डिस्टेंस, तो ये एल साइन अल्फा इंटू एफ। इसका भी डायरेक्शन किधर? एंटी क्लॉकवाइज। और एन के कारण होगा एन इंटू ये डिस्टेंस, एल कॉस अल्फा। बात ठीक है? हम लोगों को एफ निकालना। एक इक्वेशन आपको और चाहिए, एक इक्वेशन और लिखिए, एक इक्वेशन और लिख दो। ये तो अननोन है जी, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इधर भी नहीं है, स्लो मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो इसका नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इधर की तरफ एक इक्वेशन लिख देते, इधर की तरफ क्या लिखेंगे? इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, और mg का कंपोनेंट इधर, ये बैलेंस है। mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा? ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। mg का इधर, mg कॉस अल्फा इधर, mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा इज इक्वल टू इस f का इधर f कॉस अल्फा, और n का इधर प्लस n साइन अल्फा। 90 माइनस अल्फा का मतलब साइन। इस दोनों से n को एलिमिनेट कर दो, f देखो